श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम जड़ और चेतनवाद पर चर्चा करेंगे। उभयम व एतत् प्रजापति। संसार में पत्थर, मिट्टी, पानी आदि वस्तुओं को जड़ कहा जाता है, अर्थात जो निष्क्रिय हैं वे जड़ हैं, सक्रिय हैं वे चेतन हैं। और पशु, पक्षी, मनुष्य आदि को चेतन कहा जाता है। परंतु विचार पूर्वक यदि जड़ और चेतन का विश्लेषण किया जाए तो ऐसी एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती जिसे केवल विशुद्ध जड़ या विशुद्ध चेतन कहा जा सके। देखिए, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको केवल चेतन ही कह दें या जिसको केवल जड़ ही कह दें, क्योंकि रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उच्च ताप और उच्च दाब पर गैसें अपने आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है, और जो निष्क्रिय गैसें हैं वे निष्क्रिय गैसें क्रिप्टॉन, जिनान, आर्गन आदि जो गैसें हैं वे उच्च दाब और उच्च ताप पर क्रियाशील हो जाती हैं, जो अक्रिय गैसें हैं वे। तो इसी प्रकार का पूरे विश्व में भी व्यवहार होता है। जो जड़ होते हुए भी चेतन है और चेतन होते हुए भी जड़ है, वो किस प्रकार से है? विचारपूर्वक जड़ और चेतन का विश्लेषण किया जाए तो ऐसी एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती जिसे केवल विशुद्ध जड़ या विशुद्ध चेतन कहा जा सके। विधाता का यह सब प्रपंच ही जड़ चेतन दोनों तत्वों के मिश्रित संघात का परिणाम है। यह हो सकता है कि पाषाण आदि में जड़ तत्व का बाहुल्य है और चेतन तत्व उसमें विकसित नहीं हो पाया, परंतु यह सर्वथा और सर्वदा चेतन सत्ता से शून्य हो विज्ञानवेत्ता यह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वर्तमान युग के भौतिक शास्त्रवेत्ताओं ने सनातन धर्म के पुरातन सिद्धांत वृक्ष, वनस्पति, चैतन्य को तो स्वीकार कर लिया है। श्री जगदीश चंद्र बसु आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने यंत्रों की सहायता से चैतन्य के लक्षण देखना, सूंघना, सुनना आदि क्रियाएं वृक्षों में सुस्पष्ट दिखाई दी हैं। देखना, सूंघना, सुनना ये चेतन के लक्षण हैं और ये वृक्षों में भी पाए जाते हैं, इसलिए वो भी चेतन में आते हैं। जीवित पाषाण भी चेतनांश से अशून्य है। इसके अनेक निदर्शन तो आर्य साहित्य में उपलब्ध होते हैं, परंतु भौतिक यंत्रों द्वारा पाश्चात्य जगत को विश्वास दिला सकने की परिस्थिति नहीं है। पाषाण शब्द के साथ जीवित विशेषण देखकर पाठक अवश्य चकित होंगे, परंतु उनको यह समझना चाहिए कि जैसे जीवित मनुष्य और उनका प्राण शून्य शव लाश विभिन्न दो वस्तुएं हैं, ठीक इसी प्रकार हरे भरे वृक्ष और कटे सूखे लक्कड़ वृक्षों के जीवित और मृत कलेवर समझने चाहिए। इसी प्रकार पहाड़ के परिवर्तनशील पाषाण जीवित और उससे पृथक हुए विशाल बट्टे आदि मृत समझने चाहिए। देखिए, जो चेतन हैं वो भी जड़ हैं और जो जड़ हैं वो भी चेतन हैं। देखिए, जो वृक्ष बढ़ रहे हैं, हरे भरे हैं, वे चेतन हैं, परंतु उनको काट डालने पर वे सूख जाते हैं और बड़े बड़े लकड़ी के शिले बन जाते हैं, तो वो जड़ कहलाते हैं। ऐसे ही मनुष्य चेतन है, मानव चेतन है, परंतु जैसे उसके प्राण निकल जाते हैं और वो चेतन से जड़ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जहाँ तक पत्थरों में वृद्धि होती रहती है तो वो भी चेतन कहलाते हैं। अब वृद्धि कैसे होती है? आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत प्रति वर्ष 1 mm या 10 mm की दर से निरंतर वृद्धि कर रहा है, तो उसके पत्थर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, तो वो चेतन है। हिमालय पर्वत को हम चेतन कहेंगे, जो निरंतर ऊपर उठ रहा है, परंतु उसमें से जो पत्थर निकल कर नदी में गिर गए और बहकर चले गए आगे, तो वो जड़ हो जाएंगे। तो पत्थर भी चेतन है और चेतन भी जड़ हैं, इस प्रकार समझना चाहिए।
कहना ना होगा कि जड़ और चेतन दोनों तत्वों के विमिश्रण का नाम ही संसार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार कहते हुए प्राचुर्य, विकार और प्राधान्य अर्थ सूचक मयट प्रत्यय का प्रयोग करके इस रहस्य को प्रकट किया है। अर्थात यह विश्व जड़ और चेतन तत्वों का आभास मात्र नहीं, किंतु यह तो उक्त दोनों तत्वों की प्रचुरता और विकृति और प्रधानता के कारण तन्मय है। इसलिए यह सर्वतंत्र सिद्धांत है कि विश्व में किसी भी वस्तु को केवल जड़ या केवल चेतन नहीं कहा जा सकता। देखिए, किसी भी वस्तु को केवल जड़ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो जड़ है उसमें भी चेतन तत्व विद्यमान है और जो चेतन है उसमें भी जड़ तत्व विद्यमान है। तो आप देखेंगे कि जो जड़ है वो उसमें चैतन्य की मात्रा कम होने के कारण से और जड़त्व की मात्रा अधिक होने से उसको जड़ कहते हैं, और जो चेतन है उनमें चेतन की मात्रा अधिक होने से और जड़ की मात्रा न्यून होने से उसको चेतन कहते हैं। किंतु यहाँ प्रत्येक जड़ चेतन से अधिष्ठित है और प्रत्येक चेतन जड़ का अधिष्ठान है। जिस वस्तु में उक्त दोनों में से जिस किसी एक तत्व का अधिक विकास हुआ है उसी तारतम्य से प्राधान्य व्यपदेशा भवंती, न्याय के अनुसार उसका वैसा नाम पड़ गया। जैसे हलवाई की दुकान में मैदा, घी, खांड, पानी, पत्तल, दोना, लक्कड़, कढ़ाई, थाल, अनेक तरह का सामान रहता है, तथापि उसे व्यवहार में हलवा धन हलवे वाले की दुकान कहा जाता है। तथा चिड़िया, मोर, सिंह, बाघ, ऊंट, घोड़े, वन मानुष आदि अनेक प्रकार के जीवों से संकुल उद्भूतालय को चिड़ियाघर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार स्थूलांश की अधिकता के कारण पाषाण, वृक्षादि को जड़ और सूक्ष्मांश की अधिकता के कारण मनुष्य, पशु आदि को चेतन कहने की परिपाटी पड़ गई। वस्तुतः जड़ से चेतन की ओर, चेतन से जड़ को पृथक नहीं किया जा सकता। जड़ से चेतन को और चेतन से जड़ को अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के ये पूरक हैं। ये दोनों तत्व प्रत्येक वस्तु में अपरिहार्य रूप में विद्यमान रहते हैं। मुर्दा देह में भी प्राणवायु का संचार बंद होते ही धनंजय नामक का वायु उसमें व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार जीव की 5 भौतिक स्थूल शरीर को छोड़ते ही तत्काल वायु भूतो दिगंबरः के अनुसार दिव्य अथवा यातनामय शरीर से संपन्न हो जाता है। इसलिए विश्व की प्रत्येक वस्तु जड़ चेतनमय है। इस प्रकार आज मैंने आपको जड़ और चेतनवाद के संबंध में जानकारी दी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थूल और सूक्ष्मवाद पर। तब तक मैं विदा लेता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।